नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह। सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि ये कार्यक्रम जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, रोज़ करते हैं। इसके आखिर में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और फेसबुक पर इसके शुरू में है। उसमें एक लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने अधिकार का हमारे साथ हिस्सा बन जाते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं और सत्य हिंदी का जो अधिकार है वो आप भी अपने आप उसको ले लेते हैं। आप बाकायदा इसको पे करते हैं। जो हम आपके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए आप हमें पे करते हैं। ये रिश्ता हमें इसलिए रखना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम या पत्रकारिता या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें जो दावा किया जाता है और जो किया जाता है उसमें कोई भिन्नता ना हो। हमारा क्या दावा है? हमारा दावा ये है कि हम हमारे जैसे ही लोगों को वो सूचनाएं बिना किसी गोलमाल किए हुए, बिना किसी घपले के किए हुए, बिना किसी उसका रंग रूप बदले हुए, झूठ बनाए हुए आप तक पहुंचाएं जिस पे आपका हक है, आपको जिसे जानना चाहिए, जो हमारे आपके जीवन में फ़र्क लाएंगी, ला रही हैं और उनके जरिए आप सच, किसी भी मामले के सच तक पहुँचें। तो ये काम करने के लिए पत्रकारिता के रूप में जो कुछ किया जाना चाहिए उसको जिन लोगों के लिए वो है उन्हीं को उसकी मिल्कियत भी अपने पास रखनी पड़ी और इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध करते हैं। आज का जो विषय है वो बिल्कुल इसी पर है। आप सब लोगों के पास कल से ही वो क्लिप घूम रही होगी क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हजारों पोस्ट्स पे है, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है खूब जोर शोर से, हजारों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। व्हाट्सएप पे सबके यहाँ पहुंचा हुआ है। सुबह से ही मैं जब उठा तो बहुत सारे मित्रों के व्हाट्सएप इधर उधर गए हुए थे, किसी की टिप्पणियाँ भी आई हुई थी। एक दो मित्रों ने फ़ोन किया, पत्रकारिता से जुड़े हुए, जो मेरी वय के हैं, जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने अपना करियर प्रिंट मीडिया से शुरू किया था क्योंकि हमारे ज़माने में टेलीविज़न नहीं था। यदि था तो वो बहुत ही शैशवास अवस्था में था, वो आम फहम नहीं था, तकनीक के विकास के स्तर पर था। तो हम लोग सब अपनी कॉपियाँ लिखा करते थे, खबरें लिखते थे हाथ से। बाद में फैक्स आया, फैक्स का प्रयोग होता था, फिर इंटरनेट में मेल वेल होने लगा, एक एक करके तकनीक आगे बढ़ी। तो उस समय जो पत्रकारिता थी और जो हम लोगों ने पत्रकारिता के बारे में सुना, सीखा, समझा, किया था और जिसे लेकर हम आगे आए, उसके बाद नई तकनीक के साथ इस टेलीविज़न का बूम आया, इंटरनेट का बूम आया और अब उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और एकाएक पत्रकारिता में नेतृत्व जो है वो प्रिंट से निकल के और चाक्षुष मीडिया इसको कहिए, यानी जिसे आप दृश्य श्रव्य सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये तकनीक आगे की थी, बहुत आगे की थी। अखबार को तो आप पढ़ते हैं सिर्फ, तो ये उससे आगे की चीज़ थी, उससे ज़्यादा प्रभावशाली थी। तो ये आगे बढ़ गई और ये उसकी लीडर हो गई। लेकिन जब तकनीक या कोई भी नई चीज़ आती है, हमारे यहाँ ये दुनिया का एक निज़ाम इस तरह का बन गया है कि उसे पूंजी लेके आती है, कैपिटल। उसके पीछे जो पैसा लगता है, वो पैसा जो है, जो लोग लगाते हैं, वो बहुत कम लोगों के पास पैसा है। दुनिया में 1% लोगों के पास दुनिया के 60% लोगों का पैसा के बराबर का पैसा उनके पास है और ये चीज़ लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। हमारे यहाँ भी 72-73% लोगों के पास जितना पैसा है उतना 1% लोगों के पास इकट्ठा हो गया है। तो क्या होता है कि हर चीज़ फिर उन्हीं के हाथ में आ जाती है। मालिक हर चीज़ के वो होते हैं, बाकी सारे लोग उसमें या तो काम करते हैं या कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं पाते वाली स्थिति में होते हैं।
दुनिया इस तरह की एक रंगी होती चली गई है और ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो उसमें जो हम काम कर रहे हैं, यानी मीडिया का जो काम है, ये तो बहुत ही इसमें ये चीज़ है, क्योंकि ये लोगों की राय बना बिगाड़ सकता है। तो इस पर कब्जे की तो बड़ी भारी लड़ाई है। तो ये जो टेलीविज़न है, ये चूँकि एक टेलीविज़न चैनल चलाना एक खासे पैसे की दरकार रखता है। साल में एक राष्ट्रीय चैनल चलाने के लिए कम से कम 100-125 करोड़ रुपया चाहिए, एक प्रॉपर चैनल जो सब जगह जा सके। हर साल इतना खर्च है। तो जो मैं ऐसा कह रहा था कि ये एक टेलीविज़न चैनल राष्ट्रीय स्तर पर चलाने के लिए कम से कम 100-125 करोड़ रुपए सालाना की दरकार है। जाहिर है ये पैसा कौन देगा? तो जो इस पैसे को देंगे वो इससे दुगना पैसा निकालना चाहेंगे। या तो वो इससे निकालने का एक तरीका है कि इसी में इतनी कमाई हो, ये संभव नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है कि इस काम के जरिए वो किसी दूसरे काम में कुछ फ़ायदे लें और उससे बड़ी कमाई कर सकें। वो करने के लिए उनको सरकार की मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतने बड़े पैसे लगते हैं। और इस सरकार की मदद ने धीरे धीरे इस पूरे काम को एक ऐसे काम में बदल दिया जो हमारा आपका काम अब नहीं है। ये हमारे आपके काम का ही नहीं है, ये अब उनका है, उनके काम का है। ये उनका काम कर रहा है। इसने पहले संपादक नाम की संस्था का खात्मा किया। अब संपादक नहीं है, वो कहलाते हैं एडिटर, वो मैनेजर है। सब वो मैनेजर ही करते हैं। फिर वो जो खबरों को तय करने का अड्डा होता था, जिसको इसमें न्यूज़ रूम कहते हैं, इसमें सब अंग्रेजी के ही शब्द आ गए, फिर उसका खात्मा हुआ और उसमें बैठ के ये बनने लगी योजना कि कहाँ कहाँ से खर्चे घटाए जाए। तो खबर खत्म हुई। अब खबरनवीस ही खत्म हो गए, अब उनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब मनोरंजन के कार्यक्रम आए। 10 लोगों को, 5 लोगों को, 4 लोगों को टेलीविज़न चैनल में बैठा लेना, कुछ लोगों को इंटरनेट से जोड़ देना और एक आदमी का उसमें चीखना चिल्लाना, कुछ लोगों को रोकना, कुछ लोगों को बोलने देना, उसमें गढ़ना, पीछे से कुछ गलत सही कहना, तय करना कि किसको हराना, किसको जिताना है, तय करना कि किसको विलन बनाना है, किसको हीरो बनाना है। ये सब नौटंकी शुरू हुई और इस नौटंकी ने धीरे धीरे इस पूरे माध्यम पर कब्जा कर लिया। अब आप देखते हैं कि सारे आप चैनलों पर घूम के चले आइए, वो सब एक ही तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। कोई पाकिस्तान से लड़ने का पूरा हफ्तों चल रहा होता है, किसी का कश्मीर के आतंकवाद पर ही चल रहा होता है, कोई जमात पर पूरे पूरे महीने कार्यक्रम चलाता रहता है। किसी एंकर के आप पिछले 100 प्रोग्राम देख लेंगे, 100 के 100 उसका सिर्फ मुसलमानों पे ही होंगे। तो ये सब जो है इसी तरह का है कि जिसमें संपादक मर गया, न्यूज़ रूम मर गया, खबर मर गई। अब सब खत्म हो गया। अब सिर्फ प्रहसन है, ड्रामा है और ये सब है जो आप स्क्रीन पे जिसके फोटोज आप देख रहे हैं लगातार। तो अब इसमें अब बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गया है। आपने मारपीट भी कई बार चैनलों के अपने इस तरह के प्रोग्राम्स में देख ली, बहस के चलते चलते। वो बहुत सी उसमें प्रायोजित होती है, बहुत सी उत्तेजित करके करा दी जाती है। इससे सबसे टीआरपी मिलती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वो खराब चीज़ में, ये तो कहा ही गया, अर्थशास्त्र में भी कहा जाता है, बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो गंदगी भी अच्छाई को निगल लेती है और उसने निगल रखा है। तो ये बहुत ही विद्रूप दौर है। इसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है और बहुत एक दूसरे को सहारा देने की ज़रूरत है। और इसीलिए सत्य हिंदी जैसी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। ये मैंने फिर बहुत मित्रों से बात हुई, अकेले मैं बोलता रहूं, एक दो हम लोग यहाँ और बोलते रहे। भाई बाकी लोग भी तो जो पत्रकारिता में थे वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, सिर्फ मुझे ही लग रहा है? या जो लोग मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं या सत्य हिंदी के प्रोग्राम्स देखते हैं, इस तरह के कुछ पोर्टल्स वगैरह के प्रोग्राम देखते हैं, या एक आध चैनल को जिनको सबने इंगित कर रखा है उनके किसी खास एंकर के या उनके प्रोग्राम देखते हैं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है? भाई अगर बुरा लग रहा है और ये बुरा है तो बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा। तो इस सिलसिले में मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की। ये संयोग है कि किसी ने ना नहीं किया। मैंने कहा जो आपको मन पसंद लगता हो आप भी बोल दीजिए, हमने आपने टेलीविज़न नहीं किया है, सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे समझ में आए, लाइट ना हो, कैमरा ठीक ना हो, कोई बात नहीं, वो बात निकलनी चाहिए, वो बात आनी चाहिए। तो वो बात आ गई है, इन सब के मुंह से सुनिए। ये सब लोग पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, इन्होंने पूरी जिंदगी जिम्मेदारी से पत्रकारिता की है। ये भी अच्छा बुरा सोचते समझते हैं, ये अच्छा बुरा कहना चाहते हैं, उन्हीं के मुंह से सुनिए। ये सब पत्रकार हैं और ये सबकी आवाज़ है।
अब इस वीडियो पे क्या रिएक्शन दिया जा सकता है? दरअसल संयोग की बात है, उन्होंने ये वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा और उसके बाद मुझसे कहा कि इस पर टिप्पणी करूँ, करीब 1 मिनट का एक रिस्पॉन्स दूँ। मैंने इस वीडियो को संयोग से पता नहीं कैसे लेकिन कल देख लिया था, मुझे किसी ने दिखाया और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश की। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई फेक न्यूज़ की फैक्ट्री का कारनामा हो, सच में ऐसा न हुआ हो। तो फिर मैं उनकी ऑफिशियल साइट पर गया, वहाँ मैंने देखा और मैंने पाया कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। अब सवाल यह है कि ये अगर सच है तो ये क्या कह रहा है और इसे देख के हमें क्या कहना चाहिए। पहला रिएक्शन, इसको देखकर जो लोग देख रहे हैं उनके मुंह से पहली बात क्या निकल रही है, ये आदमी क्या एकदम पागल हो गया है। और जब वो ये आदमी कहते हैं तो वो ये आदमी कौन है आप समझ रहे होंगे। वो ये आदमी है पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो का प्रवक्ता अर्णब गोस्वामी, जो रिपब्लिक चैनल का, रिपब्लिक का और आर भारत का एडिटर इन चीफ भी है, मालिक भी है, सब कुछ है। उस अर्णब के बारे में कहा जा रहा है क्या ये आदमी पागल हो गया है। मुझे लगता है सवाल को ऐसे नहीं पूछा जाना चाहिए और इस सवाल का जवाब ही असली सवाल है। क्या ये आदमी इस देश के सब लोगों को पागल कर देना चाहता है? और जवाब यही है, ये और इस जैसे और लोग। इसने हद पार कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस अंदाज में 2 लोग, एक सज्जन भाला लेके कैमरे को घोंप रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो कैमरा पार करके पाकिस्तान में बैठे हुए आदमी को लग जाएगा, और एक पाकिस्तानी उसी जोड़ का लाया गया। सोचिए, उसके हाथ में एक मिसाइल का मॉडल था और वो उस मिसाइल के मॉडल को भी वैसे ही चला रहा था जैसे भाला चलाया जाता है। और जिस स्तर की बातचीत ये दोनों कर रहे थे, वो हम फुटपाथ पर भी अगर 2 लोग उस तरह की बात कर रहे हो तो वहाँ खड़े होकर सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये बिल्कुल तय है, आप वहाँ से हट जाना ठीक समझेंगे। जिनके बारे में दुष्यंत कुमार ने कहा था, लहू लुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे, दूर जाके बैठ गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज के शरीफ लोग दूर जाकर बैठ नहीं रहे हैं। वो अपने अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने अपने मोबाइल फ़ोन पर, अपने अपने लैपटॉप्स पर, अपनी पोर्टेबल डिवाइसेस पर इसी तरह के लहूलुहान नज़ारों का जिक्र देखने सुनने में एक तरह का फ़ख्र महसूस कर रहे हैं और उन्हें लगता है ये उनकी दमित इच्छाओं की, दमित वासनाओं की पूर्ति कर रहा है। इस तरह का चैनल, इस तरह का डिबेट वो खुद उनको बैठ के लगने लगता है। आपने कोई पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि आदमी फिल्म देखते समय घुसे चलाने लगता था, फाइट सीन में बगल वाले को मार देता था। ये टेलीविज़न चैनल लोगों को उसी तरह के ज़ॉम्बी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने घर बैठकर ये डिबेट देखकर और इसमें भाग लेकर, बैठे बैठे लोग भाग ले रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। आप ध्यान दीजिए। इस घिनौने कार्यकलाप को देख के अब कोई अचंभा नहीं होता। अफसोस अलबत्ता ज़रूर होता है कि कैसे लोकतंत्र के इस मजबूत खंभे की ईंट दर ईंट ढाई जा रही है और भरभरा के गिरते इस खंभे को रत्ती भर भी रोक पाने में हम असहाय हैं। जब खंभे गिरने लगे तो जान लेना चाहिए कि महल के दिन भी अब गिने चुने रह गए हैं। तो क्या हम लोकतंत्र के इस महल की आखिरी मीनार के गिराए जाने की प्रक्रिया में विटनेस बॉक्स में खड़े हैं? क्यों नहीं हम टीआरपी के इन बाधारों को ही धराशायी कर डालते हैं? क्यों हम आज़ादी के बाद के 73 साल के बाजार को अपनी फाड़ के विस्तार कर लेने का मौका दिए जा रहे हैं? क्यों हम एक हाथ पर हिंदू मुसलमान का खोमचा तो दूसरे हाथ पर हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान की दुकानें सजाने की इजाज़त दे रहे हैं? किसी वक्त में हाथों में कागज़, दस्तावेज़ या किताबें देकर बहस के लिए दावत देने वाले चैनल आज हाथों में भाला, तलवार और चाकू पकड़ाकर बहस आयोजित कर रहे हैं। देख के शर्म आती है। देखिए, इस पर क्या कोई कहेगा, इसके बारे में क्या टिप्पणी हम लोग करें। आई मीन, कोई पत्रकारिता का कोई कर्म होता, कोई जर्नलिस्टिक कोई काम या वर्क होता तो उस पर कमेंट करते, अगर अच्छा हो, बुरा हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो। लेकिन ये तो एक हास्यास्पद भी क्या कहेंगे, एक बहुत ही वाहियात किस्म की, एक वल्गर
जिसको हिंदी में कहते हैं विकृत, विकृत किस्म की एक कवायद है, एक परफॉर्मेंस है। और इसको मीडिया, पत्रकारिता, मुझे नहीं लगता कि इसके दायरे में लाना चाहिए। और अजीब बात है कि ये लोग भारत में जो एक सत्ता संरचना है उसके ये बड़े पत्रकार माने जाते हैं, और जिस तरह का ये लोग प्रदर्शन करा रहे हैं, जिस तरह की कवायद करा रहे हैं, अब मैं तो इसको पत्रकारिता नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि राइट विंग के पास भी, भारत में जो दक्षिणपंथी खेमा है उसके पास भी पत्रकार हैं और उसके विचारों से सहमत बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये तो मैं नहीं समझता कि इस पर हम कोई कमेंट करें, कमेंट करने लायक ही नहीं है। इतनी वल्गर चीज़ों को, इतनी विकृत चीज़ों को पत्रकारिता के दायरे में शुमार किया जाना बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि गलत होगा। कल अभी जो मुझे शीतल जी ने जो एक वीडियो भेजा, जिसमें एक तरफ तो उन्होंने बिठा रखा है बिट्टा को, जो हमारे आतंकवाद विरोधी मोर्चा एक बनाए हुए हैं पिछले करीब 3 दशक से, और उसको उसी को वो बोला करते हैं। वो कुछ और देशभक्ति दिखाते हुए इस तरह से हरकतें करते हैं जो बड़ी हास्यास्पद लगती हैं। जैसे पाकिस्तान, जैसे उन्होंने मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और हर पाकिस्तानी को नष्ट कर देना उनका एकमेव लक्ष्य है। ये ऐसे लोग हमारे ही देश में नहीं है, पाकिस्तान में भी है। किसी को भी वहां से पकड़ लाएंगे, किसी जर्नलिस्ट को बिठा देंगे, उसको $150 दे दिया, उधर से वो बोल रहा है, इधर से ये बोल रहे हैं बिट्टा साहब। तो ये अर्णब गोस्वामी कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं, जहां एक दूसरे पर फालतू के, मतलब आप, ये मजाक की बात है कि जो बिट्टा साहब हैं वो उनको भाला दिखा रहे हैं, एक नकली भाला दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बस अभी जाएंगे और भाले से भगा देंगे पाकिस्तान को। वो भी कुछ इसी तरह की हरकतें कर रहा है। तो ये एक हास्यास्पद तर्क है, और ये सिर्फ आजकल न सिर्फ इंडो पाकिस्तान के बारे में ही, बल्कि कुछ दिनों से भारत नेपाल या भारत चीन के बारे में भी दिखाया जाने लगा। तो ये तो बड़े अजीब है भाई। ये दोनों देशों के, ये विदेश नीति तय करेगी, दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय में बैठे अधिकारी हैं या नेता हैं वो तय करें, ना कि पत्रकार फैसला कर देंगे कि पाकिस्तान आतंकवादी है या चीन जो है हमारी जमीन दबा रहा है। ये आपने किस आधार पे कह दिया? भारतीय मीडिया, मेन स्ट्रीम का मीडिया पहले भी ये करता रहा है, और इस तरह की जो काल्पनिकता उसमें डालकर और नाटकीयता डालकर, एक्शन ड्रामा मिलाकर उसको रुचिपूर्ण बनाने की कोशिश करता रहा है, ताकि उससे टीआरपी हासिल किया जा सके, लोकप्रियता हासिल की जा सके। तो एक तो इस पूरे कांड की, रिपब्लिक कांड की, ये एक खामी है जो बहुत बड़ी खामी है मैं समझता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अर्णब गोस्वामी जिस तरह की पत्रकारिता करते रहे हैं पिछले ख़ास तौर पर 5-7 साल में, उन्होंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान ये नैरेटिव बार बार गढ़ने की कोशिश की है, और इनको आपस में लड़ा कर न केवल लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की है और लोकप्रिय हुए भी हैं, बल्कि उन्होंने सत्ता का जो विमर्श है, जो सत्ताधारी दल है, उसकी जो राजनीतिक धारा है, विचारधारा है, राजनीति है, उसको भी समर्थन देने की और पुष्ट करने की कोशिश की है। अब इसमें ये जो 2 शख्स हैं, मनिंदर सिंह बिट्टा और दूसरे इफ्तिखार साहब पाकिस्तान से, इन दोनों को पहले से तय करके बैठाया गया था। इनके हाथों में पहले से हथियार थे, तैयारी के साथ आए हुए थे, और उनको आपस में लड़ाया गया। और इस लड़ाई के पीछे साफ मकसद है कि नफ़रत और हिंसा को बढ़ावा दिया जाए। जिस भाषा में ये दोनों लोग बात करते रहे, जिस गाली गलौज पर उतर आए और पता नहीं क्या क्या बोल गए, उसमें एंकर का हस्तक्षेप न करना, उनको लड़ने देना, उनको उस भाषा में बात करने देना, अपने आप में एंकर की भूमिका के साथ अन्याय है। एंकर की भूमिका को डिस्टॉर्ट करना है। ये संचालन इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। साफ जाहिर है कि आपका इरादे गलत हैं, नीयत गलत है, और आप मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक पड़ाव है अपनी पत्रकारिता का, मतलब पत्रकारिता के पतन के सिलसिले का, जो अभी चल रहा है पतन, उसके हो सकता है कि किसी दिन हम भालों की जगह किसी टीवी डिबेट में हथगोले देखें मेहमानों के हाथों में, और वर्चुअली एक दूसरे को ध्वस्त करते हुए दिखाया जाए। मतलब आप ये मान के चलिए कि उससे तो और ज्यादा टीआरपी मिलेगी। तो हम असल में
अभी पत्रकारिता के और भी बुरे दिन देखेंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उसकी ज्यादा पूछ है उस पत्रकारिता की, उसके पास ज्यादा दर्शक है, उसके पास ज्यादा पाठक है, उसके पास ज्यादा समर्थन है, हर तरह का समर्थन। एक अपनी पत्रकारिता की बहुत बड़ा हमारा हिस्सा वो असल में बहुसंख्यकवाद की तरफ खिसक गया है, उस धारा में बह चला है। रिपब्लिक पर जो देखा वह दो विदूषकों का प्रहसन था, बेहद हास्यास्पद। यह अर्णब गोस्वामी और उनके टीवी की घृणित मानसिकता को दर्शाता है। वैसे उनकी यह मानसिकता कोई छिपी हुई चीज नहीं है, वह दिन की रोशनी की तरह साफ और उजागर है। लेकिन इसी कारण यह जो मस्खरी हमने देखी यह बेहद शातिर है और इसलिए बेहद खतरनाक और भय पैदा करने वाली। अर्णब गोस्वामी और देश का मुख्य धारा का ज्यादातर मीडिया समाज में विष फैलाने का चैनल बन चुका है और ये एक तरीके से एक विभत्स मैं ये कहूँगा, और ये एक बहुत ही ऑब्सीन था कि एक जहाँ गंभीर चर्चा, गंभीर बात होनी चाहिए। दुनिया के और भी टीवी चैनल्स हैं जहाँ पर विस्तार से और बहुत गंभीरता से चर्चाएं होती है तमाम सारे अहम मुद्दों के ऊपर। यहाँ उसको निचले स्तर पर ले जाना और उसके लिए एक अपनी दुनिया क्रिएट कर लेना कि आप जो है कम्युनल मसलों पर गंभीरता से बात ना करके उसको एकदम बहुत ही उथले स्तर पर और उसमें बहुत ही सस्ते स्तर की टीआरपी बटोरने के लिए या अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए, उनका राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए ये आप करने लगे हैं। या आपको एक विलेन चाहिए, जैसे फिल्मों में एक विलेन होता है तो आपके लिए पाकिस्तान है, वो कुछ भी हो उसको लेकर के आप जोड़ लेते हैं अपने साथ में। और जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो देश में जो चल रहा है, जिनके लिए लोग इंतज़ार करते हैं उसके ऊपर बात हो, उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। जैसे पिछले दिनों एक दूसरा चैनल सुदर्शन चैनल पे जिस तरीके से एक कैरेक्टर बन के आता है, वही उसका हिंदी का रूपांतर आकर के ये अर्णब गोस्वामी का आर भारत हो गया। पहले ये वहाँ पर घंटा बजाते थे, लोगों को बोलने नहीं देते थे, लोगों को म्यूट करते थे, और अब ये आकर के हिंदी में आ गए तो इनको लगता है कि हिंदी का ऑडियंस बहुत बड़ा है और शायद ये भी समझते होंगे कि हिंदी का जो दर्शक है उसकी सोच समझ थोड़ी नीची है, जैसे कि अंग्रेजी वाले मानते हैं। ये एक उनके अंदर एक भ्रम भी होता है बहुत सारे लोगों पे। हालांकि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो मानते हैं कि भाषा के कोई मायने नहीं होते जर्नलिज्म में, और समाज में भी, हर समाज में उस तरीके के गंभीर और चिंतक और विषयों को समझने वाले और समाज को समझने और दिशा देने वाले लोग होते हैं। खुद जिस चैनल की बात हो रही है वह चैनल टिड्डी दल के हमले को पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड बताता है। इस तरीके के नकली डिबेट और नाटकीय डिबेटों के चलते टीवी पत्रकारिता अब मखौल का सामान बन गई है। एक बार फिर टीवी पत्रकारिता लगता है जैसे नागिनों, भूत प्रेतों और अंतरिक्ष यानों द्वारा उड़ाई जाने वाली गायों के काल में वापस जा रही है। टीवी पत्रकारिता सबसे विश्वसनीय मानी जानी चाहिए क्योंकि वह वो दिखाती है जो जैसा घट रहा है वैसा ही दर्शकों को दिखाई देता है। लेकिन चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाने से टीवी पत्रकारिता की विश्वसनीयता लगातार घटती जा रही है। दृश्य कुछ और होते हैं और एंकर की कमेंट्री कुछ और। एक ही घटना के एक ही जैसे दृश्यों पर अलग अलग चैनलों के एंकर अलग अलग कमेंट्री करते दिखाई देते हैं। यह जो घटना हुई है टीवी स्क्रीन पर जो एक्सपर्ट्स को बिठा के मिसाइल छोड़ने की, यह तो अविश्वसनीय जैसी है कि इससे खुद एक्सपर्ट्स भी जोकर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि जोर जोर से बोलने वाले एंकर खुद जोकर से दिख रहे हैं। समझ में नहीं आता कि वे खुद क्या बोलना चाहते हैं और क्या दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। एक परंपरा चल पड़ी है कि अपने स्टूडियो में बुलाकर एक्सपर्ट्स को अपने अपने क्षेत्रों के जाने माने नामों को अपमानित करना और उनको न बोलने देना। अब ये बात तो हम सभी समझ चुके हैं कि हमारी मीडिया जो है वो
नफरत का नैरेटिव परोस रही है और डिस्ट्रक्शन जो है उसकी रणनीति है। और ये रणनीति सिर्फ मीडिया की नहीं है, उसके पीछे एक ताकतवर राजनीति है जो हमारे आज के समय में वो सबसे वर्चस्वशाली राजनीति है। तो जब हम इतना समझ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें मीडिया के बारे में चिंता करने से ज़्यादा चिंता अपने समाज और अपनी राजनीति की होनी चाहिए। हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल्स का कहना था कि तुम मुझे मीडिया का कंट्रोल दे दो तो मैं किसी भी देश को सुअरों के झुंड में बदल दूंगा। तो हमें इस डायनामिक्स को समझना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि, और वो भी हमारे बारे में है, समाज के बारे में है, राजनीति के बारे में है। मेराज फैजाबादी का एक शेर है कि हम किसी की मर्जी को हम अपनी किस्मत बना चुके हैं, किसी की मर्जी को हम अपनी किस्मत बना चुके हैं। हम अपने हाथों की सब लकीरें मिटा चुके हैं, हम अपने हाथों की सब लकीरें मिटा चुके हैं। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।